बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मामून तैयब है और ये एक कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में सॉल्व होते हुए देखते हैं। क्वेश्चन है विंटर 2016 यानी नवंबर 2016 पेपर का वेरिएंट है 2-2। ठीक है जी। क्वेश्चन है कैम लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपनी का इशूड कैपिटल है 70,000, जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं 40,000। कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 50,000 की हैं। कंपनी का जो रिटेन प्रॉफिट है वो 92,000 है। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016 कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 75,000 है और कंपनी ने जो इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है वो 7,000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि 2015 में 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हुए एट द रेट ऑफ 1 और 30 सितंबर 2016 को कंपनी ने $80,000 ट्रांसफ़र किए हैं जनरल रिजर्व में और पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.2 पर शेयर ऑन ऑल शेयर्स इशूड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कंपनी अकाउंट्स की पूरी नॉलेज रखते हैं, इसके फॉर्मेट्स की, लेआउट्स की, टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस की, सब की। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहरहाल मैं कुछ बातें ज़रूर आपको रिपीट करता रहूँगा। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जनरल पब्लिक को इशू करती है, जो शेयर ख़रीद लेते हैं वो अमाउंट कंपनी का कैपिटल बन जाती है जिसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। कंपनी जो पैसे कमाती है उसमें से कुछ पैसे रिज़र्व में ट्रांसफ़र करती है और वो इसलिए करती है ताकि फ्यूचर में उस रिज़र्व को इस्तेमाल किया जा सके एज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, या अगर किसी साल कंपनी को लॉस होए तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जनरल रिज़र्व में रखे हुए पैसों में से डिविडेंड दे सकती है। तो उसके लिए एक रिज़र्व बनाती है, उसको कहते हैं जनरल रिज़र्व, जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स का ही हिस्सा होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा रिज़र्व में ट्रांसफ़र करती रहती है। ठीक है जी। कंपनी कैपिटल इशू करती है, शेयर कैपिटल, तो वो तो इक्विटी है कंपनी की, लेकिन कंपनी कभी लोन भी लेती है और लॉन्ग टर्म लोन लेती है कंपनी, इसलिए कि उसको कुछ एसेट्स ख़रीदने हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो 2025 में कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन वापस करना है, 50,000 का अमाउंट लिया, तो जिससे लोन लेते हैं वो डिवेंचर्स कहलाते हैं। लोन्स जो हैं वो डिवेंचर्स कहलाते हैं। और कंपनी कुछ पैसा जो कमाती है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटने के बाद और रिज़र्व में रखने के बाद जो रिटेन रखती है बिजनेस में उसको रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। और कंपनी साल में 2 दफ़ा अपने शेयर होल्डर को उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देती है जिसको डिविडेंड्स बोलते हैं। और डिविडेंड्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम डिविडेंड्स वो होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एट द मिड ऑफ द ईयर देती है और फाइनल डिविडेंड्स होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए जाते हैं, पे किए जाते हैं। ठीक है जी। 1 नवंबर 2015 को ये कह रहा है कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं और आप उसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने को कह रहा है। $80,000 जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया और 0.2 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट, ये तीनों मिलके आपकी इक्विटी बनते हैं। आपको बिगनिंग बैलेंस दे रहा है कि जी 70,000 है, लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व 40,000 है, लिखा हुआ है। रिटेन प्रॉफिट 92,000 है, लिखा हुआ है। टोटल 202,000 है। कंपनी ने शेयर इशू किया 30,000 का। अब मैं आपको एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ, जो मेरी कंपनी अकाउंट्स की वीडियो है उसमें वजाहत के साथ बताइए, लेकिन यहाँ पेपर में ये एंट्री लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब आप शेयर इशू करते हैं तो एंट्री पास करते हैं बैंक डेबिट 30,000 से और शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 30,000। इस एंट्री के नतीजे में आपने ये 30,000 यहाँ शेयर कैपिटल में कॉलम में लिखा है और टोटल में भी 30,000 लिख दिया। बात वाज़ेह, आगे चलते हैं। कह रहे 80,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। जनरल रिजर्व में जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री पास करते हैं रिटेन प्रॉफिट डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट। जनरल रिजर्व में जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, इसलिए रिजर्व हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए, पास करनी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में नहीं मांगी, लेकिन बहरहाल एंट्री मांग सकता है गोरा। ठीक है जी। और ये हमने डैश डाल दिया। डिविडेंड पेड हमारे पास है 7,000 इंटरिम डिविडेंड।
ये इंटाइम डिविडेंड 7000 पे हो गया। इंटाइम डिविडेंड जो पे होता है उसकी एंट्री पास होती है रिटेन्ड प्रॉफिट्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि जी ऑर्डिनरी शेयर पे जो टोटल शेयर्स हैं, ऑल शेयर्स कितने हैं जी? हमारे पास जो शुरू में शेयर थे वो 70,000 थे, 30,000 और टोटल हो गया 1,00,000। तो 1,00,000 शेयर्स के ऊपर हमने कितना डिविडेंड देना है? वो कह रहे हैं 0.2 पर शेयर। इसका मतलब है 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 20,000। तो हमने ये 20,000 डिविडेंड दे दिया। एंट्री क्या पास होगी? रिटेन प्रॉफिट डेबिट 20,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 20,000। ठीक है, ये आपने 20,000 ब्रैकेट में डालने का मतलब है आप माइनस कर रहे हैं इक्विटी, यानी रिटेन प्रॉफिट से माइनस होता जा रहा है। फिर आपने टोटल कर लिया 70 + 30 100,000, 40 + 80 120, 92 + 75 -80 -7 -20 60,000 और 202,000 + 30,000 + 75,000 -7,000 -20,000 280,000। ये जो बैलेंस है ये शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट इन तीनों को मिला के शेयर होल्डर्स फंड या टोटल इक्विटी बोलते हैं, जो 280,000 आई है। देखिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है पेड। अगर पेड होगा ना फाइनल डिविडेंड तो यहाँ आएगा। अगर लफ्ज़ इस्तेमाल होता प्रपोज्ड, तो प्रपोज जो होता है वो साल के आखिर में होता है, तो वो अगले साल पे होता है, तो वो अगले साल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा। इसका मतलब है कि जो पेड होता है वो यहाँ आता है। तो पेड एक तो इंटरिम होता है और पेड एक पिछले साल का फाइनल भी हो सकता है और कभी कभी इस साल का फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। लफ्ज़ पेड होगा तो आएगा, प्रपोज्ड होगा तो नहीं आएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, ओके। अब मैं उन लोगों के लिए एक बात कह रहा हूँ जिन लोगों के जहन में ये चल रहा है कि यार अक्रूवल का क्या हुआ। तो अक्रूवल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डिविडेंड पे अप्लाई नहीं होता है स्पेसिफिक केस में, एक्सक्लूजन क्लॉज है। लेकिन जिसके ये लफ्ज़ ये जुमले समझ में ना आए वो घबराए नहीं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना। तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है अक्रूवल्स की, और वो सोचने पड़ जाते हैं कि भाई क्यों ऐसा किया, कि अगर प्रपोज है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो नहीं होगा रिकॉर्ड। अक्रूवल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा होता, पेड का लफ्ज़ है वो अप्लाई हो रहा होता है। तो पेड है तो जाएगा, सिंपल ये याद रखना है, पेड है तो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है। इक्विटी एंड रिजर्व ऑर्डिनरी शेयर्स है 100,000 के, जो आपने पीछे से देख लिए। जनरल रिजर्व 120 का है, हमने डाल दिया। रिटेन प्रॉफिट 60 हमने डाल दिया, दोनों को ऐड किया 180। 100 में 180,000 ऐड हुआ तो शेयर होल्डर्स फंड या टोटल इक्विटी, कोई भी कैप्शन चलेगा, कैप्शन के नंबर है डालना ज़रूरी है। 280,000 आ गया। उसमें आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स डाला 50,000, ऐड किया 330,000 आ गया। ठीक है जी, इस तरह से होगा। ये 6 में से 6 आ गए आपके। इजी चैप्टर होता है, बहुत मज़ेदार आसान चैप्टर होता है। स्टेट 2 पॉसिबल रीजंस वाई डायरेक्टर्स ऑफ कैम लिमिटेड ट्रांसफर्ड 80,000 टू जनरल रिजर्व। पहले भी ये सवाल हमने किया है, आ चुका है। जनरल रिजर्व में जो पैसा होता है वो कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं फ्यूचर कंटिजेंसीज़ के लिए, फ्यूचर इमरजेंसीज़ के लिए रखते हैं। कभी फ्यूचर में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आएँ तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने लिखा कैम लिमिटेड डायरेक्टर्स में इंटेंड टू यूज़ द जनरल रिजर्व फॉर एनी emergencies, contingencies arising in future, maybe in times of financial difficulties. May be used in financial difficulties. Funds may be related and transferred, retained and transferred to general reserve for major expenditures like purchase of non-current assets. देखिए आंसर्स रटे रटाए होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं, आपने वही पॉइंट्स हर जवाब में लिखने होते हैं। थ्योरी की एक बुक है नोमान मलिक की, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप 0300 2609678। एक तो इस पे भी आप मुझे व्हाट्सएप करके कंप्लीट थ्योरी मांग सकते हैं पूरे चैप्टर्स की। दूसरा, इस पे आप मुझसे नुमान मलिक की बुक का टाइटल मांग सकते हैं, वरना आप किसी भी दुकान पे जाके कहेंगे कि नुमान मलिक की ओ लेवल्स की थ्योरी की बुक दे दें, तो आपको थ्योरी की बुक दे देगा। रिविजन नोट्स मांगेंगे वो दे देगा, उसमें तमाम थ्योरी अवेलेबल है, मार्किंग की से भी देखी जा सकती है। ठीक है, ओके। और याद रखें थ्योरी अपने हाथ से लिखना पेपर में ज़रूरी होता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो।
हाँ हमने देख लिया, कर लेंगे यार, ये तो आसान है, तो पेपर में नहीं लिख पाएंगे आप। अभी लिखो, अभी बार बार लिखो, बार बार उसने सवाल पूछा जनरल रिजर्व का पर्पस, बार बार अभी लिखें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे कहते हैं स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। भाई ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी की इक्विटी का पार्ट होते हैं। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है उसको डिविडेंड मिलता है एज अ परसेंटेज, एज अ रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। डिबेंचर्स जो होते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं और उस पर कंपनी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, वेयर एज डिबेंचर्स आर द नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। Debentures, ordinary share capital are the owners. Ordinary share capital are the ordinary shareholders are the owners of the company, of the business. ठीक है, whereas debentures are the non-current liabilities of the company. Ordinary shareholders receive dividend, whereas fixed percentage of interest is given to the on the loans to the debenture holders. ठीक है ना। अच्छा अब देखिए एग्जामिनर का मिजाज ये है, वो एक्सपेक्ट ये करता है कि जब आप डिफरेंस वाले सवाल होंगे ना तो वो इस तरह से करेंगे। अब अगर ये 1 और 2 ही है ना तो आप ऐसे करके आंसर लिखेंगे, यानी ऑर्डिनरी शेयर्स और ये डिबेंचर्स। अगर मैं इसी चीज़ को जो मैंने ऊपर लिखा है, अभी क्या होगा, स्पेस मैनेजमेंट मुझे करनी पड़ेगी। ये 1 है, ठीक है ना। अब 1 क्या लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, पार्ट ऑफ इक्विटी। मार्किंग की में भी आपको इसी तरह की डिज़ाइनिंग मिलेगी। ठीक है ना। डिबेंचर्स आर लोन्स, लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। हाँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेटमेंट फॉर्म में, आप इसी यानी ये 3 लाइनें आपको मिल जाएंगी ना यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना, आपने इसको बताना होगा इस तरह से। फिर ये 2 पे जब आ जाएंगे आप तो यहाँ लाइन ड्रॉ करके आप फिर 2 पे आ गए आपने। ठीक है ना। डिविडेंड इज गिवन टू शेयर होल्डर as per decision of directors approved in annual general meeting। और इसमें 2 में आप क्या लिखेंगे, ये 1 ही है सॉरी, इसमें 2 में आप क्या लिखेंगे, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट is given on debentures to debenture holder। ठीक है, इस तरह करके आप इस पे लिखेंगे एंड पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी पूरा लिख दें आप, पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए मैं। पार्ट ऑफ इक्विटी ordinary shareholders are part of equity of the company। ठीक है जी। ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में एक कोई बात बता दूं कि रिडीमेबल नहीं होता है। रिडीमेबल का मतलब है कंपनी ने शेयर दे दिया किसी शेयर होल्डर, किसी इन्वेस्टर को पैसे ले लिए। अब अगर वो इन्वेस्टर उस पैसे को खुला कराना चाहता है, यानी वो शेयर बेचना चाहता है, तो वो कंपनी को वापस नहीं बेच सकता, किसी को बेच देगा स्टॉक मार्केट में जाके। ठीक है ना, तो उसको पैसे मिल जाएंगे। कंपनी ने एक दफ़ा इशू कर दिया तो कंपनी के पास जो पैसे आ गए, कंपनी बाय बैक नहीं करती। डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी उस लोन को वापस करेगी। ठीक है जी, और वो फिर जब वापस कर देगी तो इंटरेस्ट की परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरे लेक्चर्स में है। नुमान, मैं बुक का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, नुमान मलिक की आपको रिविजन एंड प्रैक्टिस के नाम से बुक आती है, वो ले लें आप और नोट्स मुझसे मांग लें आप। ठीक है ना, और इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
ठीक है, थैंक यू।